बस कर। अब और कितना गुस्सा निकालेगी। पिछले 1 घंटे में तूने इस पंचिंग बैग की हालत खराब कर दी है। तेरा हर बार का ये है। जब भी तुझे वो सपना आता है तो तू अपना आपा ही जैसे खो देती है और आ जाती है इन बेजानों पर गुस्सा निकालने। राम्या ने तनाया को झकझोरते हुए कहा। तनाया एक किनारे टेबल पर जाकर बैठ गई। चेहरे पे गुस्से के भाव थे। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। उसने मेज पे पड़े पानी से भरी बोतल की तरफ इशारा किया। राम्या ने वो बोतल उसे पकड़ा दी। तनाया ने एक घूंट पानी पिया और फिर सारा अपने सिर पर उड़ेल दिया। राम्या ने उसको टॉवल बढ़ाते हुए कहा, अम्मा बुला रही हैं तुम्हें, जल्दी चलो। तनाया ने बिना किसी भाव के कहा, चलो हम आते हैं। राम्या कमरे से निकलते हुए थोड़ा तेज आवाज में बोली, जल्दी। तनाया बिल्कुल शून्य भाव ली वहीं बैठी रही। फिर अपने कपड़े बदल कर अम्मा के पास गई। आपने हमें बुलाया अम्मा? तनाया ने अपने बालों का जोड़ा बनाते हुए कहा। हाँ बेटा, बुलाया है। वो जिस कॉलेज के लिए तुमने एंट्रेंस एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट आ गया है और उन्होंने थोड़ा रुक कर बोला, तुमने हमेशा की तरह टॉप किया है। अम्मा ने खुशी से उसको गले से लगाते हुए कहा। तनाया ने भी उन्हें कसकर गले लगाते हुए कहा, सच अम्मा, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इसकी। फिर उसने राम्या की तरफ देखते हुए कहा, और बटली, तेरा क्या हुआ? मैंने तुम्हारी तरह टॉप तो नहीं किया, पर टॉप 100 में हूँ। उसने हंसते हुए कहा। अम्मा ने दोनों की ओर देखा और कहा, अच्छा हुआ इस बटुली ने थोड़ा मेहनत की और कुछ स्थान ले आई, वरना मुझे तो लग रहा था इसकी सिफारिश करनी पड़ेगी। तनाया जोर से हंस पड़ी और राम्या ने मुंह बनाते हुए कहा, पहले पता होता कि आप ऐसे ताने मारती हो, फिर मैं पेपर में कुछ लिख कर ही नहीं आती। अम्मा ने उसे दुलारते हुए कहा, अले अले मेरी बटुली तो गुस्सा हो गई। राम्या ने उसकी उसी अंदाज में कहा, आपकी बटुली गुस्सा होकर जाएगी कहाँ, माँ बाप तो सब आप ही हैं हम लोगों की। उसकी आवाज भर्रा गई। अम्मा ने थोड़ा माहौल को बदलते हुए कहा, इतनी खुशी की बात है कि मेरी दोनों बच्चियों का इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, तो एक सेलिब्रेशन तो बनता है। क्या बोलती पब्लिक? उन्होंने थोड़ा तेज आवाज में बोला। एक साथ ढेर सारी आवाजें आई। यस अम्मा, इनका पूरा नाम है सुशीला देवी, उम्र लगभग 45-46 होगी। ये एक अनाथालय चलाती है। यहाँ वो बच्चियाँ औरतें रहती हैं जो समाज की कुरीतियों का शिकार हुई हैं, या वो बेटियाँ जिनको बोझ समझकर उसके पैदा होते ही उसे कूड़ेदान, किसी मंदिर या किसी पार्क में छोड़कर चले जाते हैं। उन लोगों को भी जिनके पति की मृत्यु के बाद दोनों में से कोई परिवार, न मायका ना ही ससुराल, उन्हें नहीं अपनाता। उन्हीं में से कुछ आलय के काम धाम भी देखती हैं, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, साफ सफाई इत्यादि। वर्तमान में इनके आलय में कुछ 45 लड़कियां रहती हैं। कई सारी लड़कियों का इन्होंने संपन्न घर में विवाह भी करा दिया। जिनको पढ़ना था उसे पढ़ाया भी। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि ये उन बेटियों को, औरतों को जीवन देने का काम करती हैं जो समाज के परिवार के द्वारा निकाल या छोड़ दी जाती हैं। सब उन्हें अम्मा ही बुलाती हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। उनका अनाथालय कुछ डोनेशन से, कुछ एनजीओज की मदद से और कभी कभी कुछ राजनीतिक पार्टियां समाज सेवा का दिखावा करने के लिए कुछ धनराशि देती हैं। उससे थोड़ा बहुत चल जाता है। जैसे अम्मा की अपनी बेकरी की शॉप है, उससे भी उन्हें कुछ मुनाफा होता था। कुछ लड़कियां भी 12th के बाद भी छोटे मोटे जॉब करके आलय को चलाती हैं। तनाया और रामिया भी छोटे बच्चों को कोचिंग पढ़ाती थी और आलय की छोटी बच्चियों को भी पढ़ाती थी। अम्मा को तनाया प्रयागराज में यमुना के किनारे से मिली थी। 5 साल की छोटी सी बच्ची वहीं किनारे पे बैठ के रो रही थी। कितना समझाने बहलाने पे वो उनके साथ दिल्ली आने के लिए तैयार हुई थी। अम्मा ने आज रामिया और तनाया का फेवरेट बटर स्कॉच केक बनाया था। आज सब बहुत खुश थे, और हो भी क्यों ना। उनकी चहेती तनाया और राम्या ने आज दिल्ली के सबसे बड़े कॉलेज, सावित्री कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स का एंट्रेंस एग्जाम पास किया था। राम्या ने खुश होते हुए कहा, चलो जल्दी सब इकट्ठा हो, मुझसे अब ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं हो रहा है, सब आते हैं। दोनों ने अम्मा के साथ मिलकर केक कट किया और सबको अपने हाथों से खिलाया। राम्या अब कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी थी। राम्या कहती है, ये देख तनु, कैसा लगेगा पहनने पर। तनाया कहती है, यार
तुम मॉडलिंग के लिए नहीं जा रही है, कॉलेज जा रही है, तो थोड़ा अपनी ड्रेस पर ध्यान दे। राम्या कहती है, कॉलेज जा रही हूँ, इसीलिए पहन रही हूँ। तो शायद भूल रही है कि हम अब उस गर्ल्स कॉलेज से निकल कर इस शहर के सबसे बड़े कॉलेज में जा रहे हैं, जहाँ हमारी तरह लोग नहीं आते। वहाँ पर एकदम हाई हाई लोग पढ़ने आते हैं। वो तो शुक्र मना कि हमारा एडमिशन उसमें हुआ है। तनाया कहती है, तो बन कर जा कार्टून, हम तो नहीं जा रहे ऐसी। राम्या कहती है, हाँ वैसे भी तुम्हें फैशन का एफ भी नहीं आता है। तनाया कहती है, तुम्हारा फैशन तुम्हें ही मुबारक। राम्या कहती है, अब मैं जा रही हूँ सोनी, नहीं तो डांस क्लास पर जाएंगी। तनाया कहती है, हाँ और क्या काम ही है तुझे, बस खाओ निकल और सो। राम्या कहती है, हाँ तेरी तेरी इन किताबों में सर नहीं खपाना है, तेरी तेरी अफसर बनने की तैयारी नहीं करनी है। तनाया अब गंभीर होकर बोली, कॉलेज में तो किसी को भी एड्रेस मत देना, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग यहाँ रहते हैं। राम्या कहती है, वो क्यों भला? तनाया कहती है, हम नहीं चाहते कि अम्मा को कोई मजाक उड़ाए। राम्या कहती है, अच्छा बाबा ठीक है, नहीं बताऊंगी। राम्या अब गंभीर होकर बोली, कैसे कर लेती है तू ये सब तनु? तनाया ने अपनी भूमि उठाकर कहा, क्या? राम्या कहती है, सुबह इतना रोने के बाद जब अम्मा ने बुलाया तो तू एकदम नॉर्मल थी, इतनी जल्दी कैसे अपने आप को बदल लेती है? तो बहुत कुछ कहती है हम लोगों के लिए, तीन तीन जगह ट्यूशन देती है, फिर स्कूल, फिर अपनी पढ़ाई कैसे कहती है? तो ये सब गुस्सा नहीं आता है कभी? तानाया बहुत ध्यान से इसकी बातें सुन रही थी। राम्या कहती है, अब वो क्या रही है बता? तनाया ने मजाक में कहा, अरे अरे बटली, इतना अपने दिमाग को सोचने पे मजबूर मत कर, अभी तो जा और सो जा, नहीं तो डांस क्लास और बढ़ जाएंगी, कल एडमिशन के प्रोसीजर के लिए भी जाना है ना। राम्या कहती है, हर बात तो बात टाल क्यों जाती है? तनाया कहती है, जा अब सो जा। राम्या पैर पटकते हुए चली गई। तनाया अपने स्टडी टेबल के पास आकर बैठ गई और सोचने लगी, राम्या हमारे सपने बहुत बड़े हैं, हमें आईपीएस ऑफिसर बनना है और उन दरिंदों से पूरा हिसाब लेना है जिनकी वजह से हम 15 साल से तड़प रहे हैं। हमें सपने में उन हैवानों का चेहरा दिखाई देता है, हमारी तड़पती हुई माँ दिखाई देती है। ये सपना हमें 15 साल से जीने नहीं दे रहा है। हम इतनी मजबूत बनना चाहते हैं जिससे उन जैसे हजार दरिंदों का सामना कर पाएं और उन्हें उनकी असली जगह पहुंचा पाएं। हम कराटे की ट्रेनिंग लड़कियों को इसीलिए ही देते हैं ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सके। हम हर एक लड़की को इस काबिल बनाना चाहते हैं जिससे वो इस समाज में इंसान के रूप में छिपी भेड़ियों का सामना कर सके। हमें उन सब के लिए जीना है और अभी बहुत कुछ करना है। वो सोच ही रही थी कि तभी किसी ने इसके कंधे पे हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अम्मा खड़ी थी। वो तुरंत ही अपनी कुर्सी से उठ गई। तनाया कहती है, अम्मा कुछ काम था क्या? अम्मा कहती है, नहीं बस ऐसे ही। वो मैं क्या कह रही थी बेटा, कि तुम एक जगह का ट्यूशन बंद कर दो। पहले तो तुम्हारा ये गर्ल्स स्कूल बगल में ही था तो तुम्हें समय मिल जाता था, पर अब तो कॉलेज यहाँ से थोड़ा दूर है तो तुमसे मैनेज नहीं होगा। तनाया ने उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, अम्मा आपको पता है आप सब हमारी जान हमारा सांस हैं। हम आप लोगों के लिए जो कुछ भी कहते हैं वो कम ही है। आप हमारी फिक्र मत करिए, हम सब संभाल लेंगे। आपको क्या लगता है कि हमें पता नहीं चलता कि इस समय आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं? आप उधार ले लेकर कैसे हम लोगों को संभाल रही हैं, सबकी इच्छा पूरी कर रही हैं। ये नेता लोग एनजीओ वाले कितना दे देते हैं, साल में एक बार आए और दे कर चले गए, पर हमें पता है अम्मा कि आप कैसे जोड़ जोड़ कर पूरे साल चलाती हैं। हम बस उसमें आपकी थोड़ी सी मदद कर रहे हैं। एक बेटी का माँ को दिया गया सम्मान है और हम कभी भी आपके सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम चाहते हैं कि जो बच्चियां अभी आई हैं उन्हें वो सब चीज़ें मिले जो वो चाहती हैं। हम कभी ये नहीं चाहते कि आप उन्हें मना करें कुछ भी मांगने से, बल्कि आप दिल खोल कर उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करें। अम्मा की आंखें भर आई थी। उन्होंने तनाया के माथे को चूम लिया और बोली, खुश रहो बेटा, जिस हालत में तुमको मैं यहाँ लाई थी। उनके कुछ बोलने से पहले ही तनाया उन्हें टोकी, छोड़ो अब उन बातों को, आप भी अब जाकर आराम करें। वो सोनी सोई कि नहीं अभी?
अम्मा कहती हैं सो गई है, रो रही थी कब से, अभी शांत होकर सो रही है। तनाया कहती है क्यों कहते हैं लोग ऐसे अम्मा, अपने घर की लक्ष्मी को फेंक देते हैं। अम्मा कहती हैं सब भगवान की माया है बेटा, अब तुम भी सो जाओ। तनाया कहती है हाँ जा रहे हैं, बस थोड़ी देर बाद। अम्मा चली गई और तनाया ना जाने कितने बजे तक पढ़ती रही और वहीं टेबल पर ही सो गई थी। सुबह रामैया ने उसके कान में चिल्लाते हुए उसे उठाया था। रामैया ने तनाया के कान के पास चिल्लाकर कहा उठो जल्दी, आज कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना है। तनाया हड़बड़ा कर उठ गई। रामैया कहती है चलो जल्दी। तनाया कहती है आ रहे हैं। तनाया थोड़ी देर में तैयार हो गई। तभी पीहू उसके पास आई। पीहू लगभग 5 साल की थी और वहाँ की सबसे ज्यादा नटखट बच्ची थी। तनाया की जैसे उसमें जान बसती थी। और भी बच्चियां थी जिसको बहुत दुलार प्यार करती थी, पर पीहू को सबसे ज्यादा मानती थी। पीहू भी हर समय तानी दी कह के उसके आगे पीछे घूमती रहती थी। पीहू कहती है तानी दी मैं भी चलूं आपके साथ। तनाया कहती है आप क्या करोगी वहां जाकर बेटू, हम आपके लिए आते टाइम चॉकलेट लेते आएंगे। पीहू कहती है ठीक है। उसने खिलखिलाते हुए तनाया के गालों को चूम लिया। तनाया ने भी उसे चूम लिया, दोनों अम्मा का पैर छूकर कॉलेज के लिए निकलने लगी। अम्मा कहती हैं सारी जरूरी कागज रख लिए ना, ये लो दही चीनी खा लो। तनाया कहती है अम्मा आप जानती हैं कि हमें दही चीनी नहीं पसंद, फिर भी। अम्मा कहती हैं बस एकदम थोड़ा सा खा लो, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। राम्या कहती है मुझे दो आप सारा, इसे नहीं खाना तो रहने दे। तनाया कहती है ले भुटली तू ही खा ले, सब हमें नहीं खाना। अम्मा ने थोड़ा सा उसको खिला दिया। फिर दोनों कॉलेज के लिए निकल गई। दोनों ऑटो से जा रही थी और तनाया किनारे की तरफ बैठी थी तो उसका दुपट्टा बाहर की तरफ उड़ रहा था। दोनों बात करने में इतनी मशगूल थी कि उसका ध्यान ही नहीं गया। तभी एक बाइक सवार लड़का उनके ऑटो की बगल से निकलते हुए बोला दुपट्टा संभालो, उड़ रहा है। तनाया उस लड़के का चेहरा नहीं देख पाई क्योंकि वो हेलमेट पहने हुए था। उसने बस उसकी शर्ट देखी। वो जोर से चिल्लाई थैंक यू। फिर तुरंत अपने फिर तुरंत उसने अपना दुपट्टा सही किया। राम्या कहती है कितनी बार तुझसे कहा है कि अपना ये ताम झाम संभाल कर बैठा कर, पर नहीं, कोई टोकता है तब तुझे याद आता है। तनाया कहती है हो जाता है कभी कभी, अब से ध्यान रखूंगी। दोनों कॉलेज के प्रवेश द्वार पर पहुंची तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। वो कॉलेज का मॉल एक महंगा होटल ज्यादा लग रहा था। एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से बनाया गया था। प्रवेश द्वार के दोनों तरफ सिंह की प्रतिमा थी। अंदर घुसते ही सामने गोलाकार में एक फाउंटेन लगा था। दाएं तरफ गार्डन था और बाईं तरफ काफी बड़ा कंटीन जहाँ टेबल और कुर्सियां भी रखी थी। भीड़ भी काफी दिख रही थी क्योंकि सब आज एलिवेशन के लिए आए थे। बड़ी बड़ी गाड़ियां उन दोनों के करीब से गुजर रही थी। ठाट बाट से सब रही सी लग रहे थे। रामिया कहती है यार तनु क्या कॉलेज है ये, इसीलिए पूरी दिल्ली में नंबर 1 है। मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ कि हमने इसका एंट्रेंस एग्जाम पास किया है। सच भी ये कॉलेज हमारे लिए नहीं बना है। देख नहीं रही कहाँ से सब आ रहे हैं। तनाया कहती है देख रही हूँ, पर हम दोनों ने अपनी काबिलियत के बल पे यहाँ एडमिशन लिया है, ना कि किसी की मेहरबानियों की वजह से। यही कॉलेज हमें हमारे सपने के और करीब पहुंचाएगा। चल अंदर चल कर देखते हैं। दोनों आगे ही बढ़ रही थी। तभी गेट कीपर ने उन्हें रोक लिया। गेट कीपर कहता है ओ मैडम कहाँ चलती। राम्या कहती है हम लोग यहाँ एडमिशन के लिए आए हैं। उसकी बात सुनकर गेट कीपर जोर से हंसा। तनाया को बहुत गुस्सा आया। तनाया कहती है इसने कोई जोक सुनाया क्या। गेट कीपर कहता है ये किसी जोक से कम भी नहीं है। यहाँ तुम जैसे लोग नहीं आते। उसने एक नजर दोनों को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा। तनाया कहती है आपका क्या मतलब है हम जैसे लोग। गेट कीपर कहता है तुमने देखा नहीं कितने बड़े बड़े घर के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तनाया कहती है देख लिया हमने कि कितने बड़े हैं। आप किस बेसिस पे उनसे और हम में फर्क कर रहे हैं। हमारे सारे कपड़े देख है या फिर हम उनकी तरह बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं आए इसलिए। अगर आप हमारे कपड़े देख कर कह रहे हैं तो आपको बता दूं कि हमें इन कपड़ों में कोई शर्म महसूस नहीं हो रही है। और रही बात गाड़ियों की,
तो हम अपने दम पर खरीदना चाहते हैं, ना कि अपने बाप दादा की कमाई पर। एक बात और, आपके इस कॉलेज में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि गरीब लोग इसमें पढ़ नहीं सकते। हम जैसों को तो अपनी काबिलियत पर ही एडमिशन मिलता है। ये अमीर गरीब भगवान ने नहीं, हमारे समाज ने बनाया, वरना सभी के अंदर वही लाल खून बहता है, वही चंद सांसें जो वो लेकर आया है, उसी से पूरी जिंदगी चलती है। अब ऐसा है क्या कि अमीरों के अंदर हरा खून बहता है और गरीबों के अंदर लाल? नहीं ना। राम्या उसकी बात सुनकर मुस्कुराई जा रही थी और मन ही मन बोली, तुमने तनु का मुंह खुलवा दिया है, अब तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तनाया अपने बैग में से एक पिन निकालती है और गेट कीपर की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, दीजिए, हम आपके ब्लड का कलर देखते हैं, हरा है या लाल, इससे तो पता चल जाएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। गेट कीपर उसका मुंह ताकता रह गया। वो हड़बड़ा कर बोला, अरे नहीं नहीं, मेरा भी लाल ही खून है, हरा भी किसी का होता है भला। तनाया कहती है, आप तो बहुत समझदार निकली, अब आप हमें जाने दोगे या फिर हम आज आपको अच्छे से समझा ही दें। गेट कीपर कहता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पहले आईडी दिखाओ फिर जाने दूंगा। दोनों ने अपनी आईडी दिखाई और ऑफिस की तरफ बढ़ गई। राम्या कहती है, वाह तनु, क्या क्लास ली तुमने उसकी। तनाया कहती है, हमने अपने आप को कंट्रोल किया था, सोची थी कि ना बोली, पर जरूरी था ये ओवरडोज देना। ऑफिस के बाहर पहले से ही लाइन लगी थी। दोनों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने लगी। दोनों ने अपने प्रोसीजर कंप्लीट किए और नोटिस बोर्ड की तरफ बढ़ी। उसने क्लासेस की टाइमिंग लिखी थी। दोनों ने बीए में एडमिशन लिया था। राम्या तो बहुत एक्साइटेड थी क्लास आने के लिए, पर तनाया के लिए कुछ भी एक्साइटमेंट जैसा नहीं था। वो तो बस अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाकर खुश थी। अगले दिन सुबह राम्या एकदम हड़बड़ी में थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी जंग की तैयारी भी जा रही हो। ये टॉप सही है, ये जीन्स इस पर कैसी लग रही है, ज्यादा मेकअप पता तो नहीं चल रहा है ना, मैं सुंदर लग रही हूँ ना। ऐसे सवाल करके उसने सबको परेशान कर रखा था। वहीं तनाया के लिए तो रोज जैसी ही सुबह थी। उसने पहले पीहू को तैयार कर उसे स्कूल भेजा और फिर अपना तैयार होने लगी। उसने व्हाइट कलर की सिंपल सी लॉन्ग कुर्ती, उस पर डेनिम की जैकेट और जीन्स पहनकर अम्मा की मदद करने चली गई। अम्मा बेकरी की शॉप में कुछ कर रही थी। शॉप अनाथालय के सामने रोड के दूसरे साइड थी। अम्मा ने इसे देखते ही कहा, तैयार हो गई बेटा। तनाया कहती है, हाँ अम्मा। अम्मा कहती है, ये तो तुम्हारे लिए सोन पाप ये लो, तुम्हारे लिए सोन पापड़ी बनाई है, कॉलेज लेती जाना। तनाया कहती है, थैंक यू अम्मा। अम्मा कहती है, बटली अभी तक तैयार नहीं हुई। तनाया कहती है, हो रही है, पर हम उससे थोड़ा जल्दी हो गई। वो हंसते हुए बोली। अम्मा कहती हैं, पता नहीं कब इसके अंदर थोड़ी फुर्ती आएगी। तनाया, आ जाएगी अम्मा। आप ये बताओ, वो शर्मा जी का ऑर्डर रेडी है। अम्मा, हाँ, उनके यहाँ से अभी तक कोई आया नहीं लेने। तनाया कहती है, उनका कॉल आया था कि वो आ नहीं पाएंगे, तो हमें ही उनके घर पहुंचाना पड़ेगा। अम्मा ने परेशानी के भाव चेहरे पर लाते हुए कहा, लो, हो गई मुसीबत, अब किसको भेजूं। तनाया कहती है, हम हैं ना, इसीलिए तो आपसे पूछा हमने कि अगर ऑर्डर रेडी है तो हम कॉलेज जाते समय उनको देते हुए जाएंगे। अम्मा कहती हैं, रहने दो, तुम परेशान हो जाओगी। तनाया कहती है, अम्मा, वो थोड़ा वो थोड़ा शब्द को खींचते हुए बोली। अम्मा कहती हैं, हाँ पता है, अब तुम मेरी अम्मा बन रही हो, ले जाओ अच्छा। तब तक राम्या भी तैयार होकर आ गई थी। दोनों ने अम्मा की पैर छुई। तनाया ने ऑर्डर लिया और दोनों ऑटो में बैठ गई। राम्या कहती है, ये क्या, आज कॉलेज में सबको ट्रीट देने वाली हो क्या। उसने केक के डिब्बे को देखते हुए कहा। तनाया कहती है, नहीं, वो एक कस्टमर को देना है, पहले देंगी फिर कॉलेज चलेंगे। राम्या कहती है, क्या यार तनु, पहले दिन ही लेट जाना है कॉलेज। तनाया कहती है, अच्छा बेटा, लेट हम किए हैं, कब से शॉप पे खड़े होकर तुम्हारा वेट कर रहे थे, पर महारानी की तो सास श्रृंगार ही खत्म नहीं हो रहे थे। राम्या कहती है, अच्छा देखो, ऐसे टोंट मत मारा करो। तनाया मुस्कुरा कर बोली, तभी तो तुम्हें समझ तभी तो तुम्हें समझ आता है। दोनों उस एड्रेस पे पहुंची, ऑर्डर दिया और फिर कॉलेज के लिए निकल गई।
दोनों कॉलेज पहुंची। जैसे ही वो क्लासरूम की तरफ जाने लगी, सामने से ग्रुप में से एक लड़की ने उन्हें आवाज़ दी, हे यू बोथ कम हियर। तनाया ने मुड़ के देखा तो ग्रुप में 2-3 लड़के और 1-2 लड़कियां उनके सामने थी। उनमें से फिर एक लड़का बोला, डोंट यू लिसन, कम फास्ट। रामिया की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, तनु चल भागते हैं क्लास में। तनाया कहती है, कितने दिन तक भागोगी? एक बार इन्हें करारा जवाब मिल जाएगा ना तो दोबारा नहीं बोलेंगी। तुम यहीं रुको, हम आते हैं। तनाया उनके पास पहुंची। तभी एक लड़की ने रामिया को देखते हुए कहा, क्या मैडम, आपको अलग से इनविटेशन देना होगा? तनाया कहती है जी वो सुन तनाया कहती है जी वो सुन और बोल नहीं सकती हैं। आप जो भी बात आप जो भी बात है हमसे कहिए। रामिया ने सुना तो उसे बहुत तेज गुस्सा आया। वो जानती थी तनाया उसे बचाने के लिए ही बोल रही है, इसीलिए चुपचाप वैसे ही खड़ी रही। एक लड़की बोली, व्हाट, बोल सुन नहीं सकती तो लीव डम्प वाले कॉलेज में एडमिशन करा दी, यहाँ क्यों आई है? तनाया कहती है, मैम सच कहूँ तो आपसे पहले ये आइडिया किसी के दिमाग में आया ही नहीं। अब यहाँ एडमिशन हो गया है तो 1 साल तो कंप्लीट करेंगी ही। वैसे शुक्रिया, आपके सजेशन पे हम गौर करेंगे। लड़की उसकी बात सुनकर चिढ़ गई और उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए बोली, हे सी, डोंट बी ओवर स्मार्ट विथ मी। तनाया ने उसकी उंगली उसी की तरफ मोड़ते हुए बोली, वो तो हम बचपन से ही हैं, पर थैंक गॉड आपको भी आज दिख गया। वो लड़की कुछ बोलती उससे पहले ही कॉलेज की डीन को उन्होंने एक आदमी के साथ आते हुए देखा। उनमें से एक लड़का बोला, इसीलिए अभी तक वो नहीं आया, अब अपने पापा के जाने के बाद ही आएगा। चलो हम लोग चलते हैं, यहाँ खड़े रहकर उसका वेट करने का कोई फायदा नहीं है। वो सब वहाँ से भाग खड़ी हुई। वो दोनों भी अपनी क्लास में चली गई। क्लास ओवर होने के बाद दोनों कैंटीन में आकर बैठ गई। कुछ देर बाद एक लड़का तनाया की कुर्सी के पीछे आकर खड़ा हो गया और तेज आवाज में बोला, तुम्हें पता भी है तुम किसकी जगह पे बैठी हो? तनाया ने सुना पर वो इग्नोर करके अपने सोन पापड़ी खाने लगी। राम्या ने उसे इशारा किया पर तनाया खाने में मस्त थी। वो लड़का उसकी इस हरकत पर एकदम बौखला गया और टेबल पर अपना हाथ दे मारा। उसके दोस्त भी उसके साथ थे। उसमें से एक ने कहा, ये तो वही सुबह वाली है। तनाया ने एक नज़र उस लड़की को देखा और फिर नीचे देखने लगी। तना तनाया ने एक नज़र उस लड़की को देखा। दोनों की नजरें उससे क्षण मिली। लड़की ने देखा कि सोन पापड़ी खाने की वजह से थोड़ा सा इसके मुंह पर भी लग गया था और तनाया इस वक्त एकदम छोटी सी बच्ची जैसे मासूम लग रही थी। एक पल को उसकी मासूमियत में खो गया। फिर जैसे ही होश आया उस पर भड़क उठा। लड़का कहता है, ओ मिसेस सोन पापड़ी, अपनी दुकान कहीं और लेकर जाओ। और वो कैंटीन वाले पे चिल्लाने लगा, मोटू, ओ मोटू, मैंने तुझसे कितनी बार बोला है कि इस जगह के आसपास कोई दिखना नहीं चाहिए, और तुम्हें तो एक बार में कोई बात समझ नहीं आती। शोर शराबे से अब तक वहाँ सारे स्टूडेंट्स जुट गए थे। तभी कैंटीन का एक आदमी दौड़ कर आया और बोला, साहब माफ़ कर दीजिए, मैंने इनको यहाँ बैठने से मना किया था पर ये मानी नहीं। वो लड़का फिर उसका कॉलर पकड़ कर चिल्ला कर बोला, इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर अगर दूसरी बार ऐसा हुआ ना तो तुम यहाँ दिखाई नहीं दोगी। जाओ यहाँ से तुम, मैं इसको देखता हूँ। तनाया उसके सामने आकर खड़ी हो गई। हाँ जी बताइए, आपकी प्रॉब्लम क्या है? कब से इस कैंटीन को मछली बाजार बनाया हुआ है? लड़का कहता है, तुम्हें क्या कम सुनाई देता है? कब से मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ? क्या मैं तुम्हें पागल देखता हूँ जो कब से इतना बक रहा था? तनाया कहती है, हमें क्या पता कि आप पागल हैं या नहीं, ये तो आपके परिवार वालों को अच्छे से पता होगा। सारे लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। वो लड़का गुस्सा कर बोला, चुप, सब चुप रहो एकदम। अगर किसी का एक दांत भी अब दिखाना तो सबकी बत्ती सी तोड़कर हाथ में दे दूंगा। फिर वो तनाया के पास आकर बोला, तुमको अकड़ किस बात की है इतना? हाँ बोलो। तनाया कहती है, हम अकड़ नहीं दिखा रहे हैं, अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। पहली बात, हम खाते वक्त किसी से बात नहीं करते, और वैसे भी ये तो बेसिक मैनर है, बचपन में बताया जाता है। दूसरी बात कि हमारा नाम तनाया तो उम्मीद है, अगली बार याद रहेगा। वो लड़का उसे देख कर मुंह बनाते हुए बोला, ये हमारा हमारी क्या लगा रखा है? क्या तुम्हारे साथ इसका मतलब रामिया की तरफ इशारा करते हुए भी क्या तुम्हारी तरह
इसका भी नाम वही है? तनाया कहती है, नहीं, हमारा नाम तनाया है और उसका राम्या। वो लड़का जोर से हंसा। हमारा? क्या पूरा खानदान लेकर चल रही हो? उसके साथ उसके दोस्त भी हंसने लगे और सारे स्टूडेंट्स भी। तनाया कहती है, जी हाँ, आपको दिखा नहीं क्या? हमारा पूरा खानदान है हमारे साथ। आपको दिखा नहीं है? उफ, सॉरी। वो क्या है ना, पालक, गाजर और आंवला खाया करिए, जल्दी ही आपकी आंखों की रोशनी ठीक हो जाएगी। राम्या के साथ साथ और सब लोग भी मुंह दबाए हंस रहे थे। वो लड़का तनाया के पास आया और गुस्से में उसकी बांह पकड़ते हुए कहा, हाउ डे यू टॉक मी लाइक दिस? तनाया ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की पर नाकाम रही। वो गुस्से से उसे ही देख रहा था। तभी एक कड़कती आवाज सुनाई दी, निर्भय, तुम ये क्या कर रहे हो? उसने तनाया का हाथ छोड़ा और तुरंत पीछे पलटा। एक उम्रदराज आदमी, उम्र लगभग 50-55, सफेद कुर्ता पजामा और खाकी की जैकेट पहनी, उसके सामने खड़ा था। चेहरे पे थोड़े गुस्से के भाव थे। वो अपनी मूंछों पे हाथ फिराते हुए बोला, इसीलिए तुम कॉलेज आते हो? आज घर पर 2 मिनट मुझसे मिल लेना। उस लड़की की मूंछ से सॉरी उस लड़की के मुंह से कुछ निकल ही नहीं पाया। वो बस वो पापा मैम बोलकर चुप हो गया। इतना बोलकर वो आदमी कॉलेज की डीन के साथ चला गया। उनके पीछे वो दोनों भी अपने क्लास में चली गई। उस लड़की ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली और अपने में ही बड़बड़ाया, निर्भय सिंह शेखावत से पंगा महंगा पड़ेगा तुमको मिस सोन पापड़ी। अब तुम देखो कैसे मैं कॉलेज में तुम्हारा जीना हराम करता हूँ। तभी उसके पास एक लड़की आई और उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, जस्ट चिल बेबी, ये लड़की बहुत बदतमीज है। सुबह इसने ही हम लोगों का मूड खराब किया था। ये लो क्लास के लोगों के मुंह लग गए, तुम्हें कुछ मिलेगा भी नहीं। ये तो इनका रोज का ही काम रहता है। चलो अपना मूड सही करो, आओ हम कॉफी पीते हैं। निर्भय अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए बोला, अभी मूड नहीं है रिया, और गुस्से में वहां से चला गया। रिया कहती है, अब शुभम तुम्हें इसे कुछ समझाओ। निर्भय के ग्रुप में उसे मिलाकर कुल 6 लोग हैं, 3 लड़की, शुभम, जैन, रोहित और 2 लड़कियां, रिया और सरवी, जिसमें से शुभम निर्भय का काफी अच्छा दोस्त है। दोनों बचपन से साथ हैं। शुभम कहता है, अभी उसे डिस्टर्ब मत करो, गुस्सा ठंडा होगा तो खुद ही आ जाएगा। चलो हम लोग क्लास में चलते हैं। रोहित कहता है, ये रावण कहाँ से टपक पड़ी, अभी तो कॉलेज से चले गए थे ना। जैन कहता है, गए नहीं थे, ऑफिस में ही थे। रिया कहती है, इससे पूरा कॉलेज डरता है, पर निभो अपने पापा से इतना डरता क्यों है? शुभम कहता है, डरता नहीं है, उनकी रिस्पेक्ट करता है। वो ऐसा नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसके पापा का सिर कभी झुकी, इसीलिए वो वही उनके सामने झुक जाता है। दोनों क्लास में गई तो सब उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे कोई एलियन देख लिया हो। कुछ लड़कियां तो उसे देख रही थी, कुछ लड़कियां तो उसे ऐसे देख रही थी जैसे अगर 1 मिनट भी वो उनके सामने खड़ी रही तो अपनी आंखों से ही इसे जलाकर भस्म कर देंगी। पर उन सबके बीच तनाया की क्लास में एक अच्छी दोस्त बन गई थी, हिना। हिना उन दोनों की तरह कॉलेज के माहौल से अनभिज्ञ नहीं थी। कारण था कि उसका भाई कॉलेज के 3rd ईयर में था। उसे कॉलेज की सारी बात उससे ही पता चल जाती थी। हिना कहती है, तुम्हें कैंटीन में सर से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। तनाया ने चौंकते हुए कहा, सर वो पढ़ाते हैं क्या? हिना कहती है, नहीं, वो 2nd ईयर के स्टूडेंट हैं, सीनियर है ना, इसीलिए सर बोलना पड़ता है। तनाया कहती है, अच्छा 2nd ईयर के हैं? हिना कहती है, ये कॉलेज उनका ही है। राम्या हैरानी से उनकी तरफ देखती, क्या? हिना कहती है, हाँ, मेरा मतलब कि उनके पापा का, इस कॉलेज की करता धरता सब इसके पापा ही हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, उस सर के दादाजी ने इस कॉलेज को बनवाया था। फिर इसे अप्रूवल गवर्नमेंट से अप्रूवल भी मिल गया था। उनके जाने के बाद इनके पापा ने इसे संभाला। गवर्नमेंट से भी फंडिंग आती है, पर उनके पापा ने अपनी तरफ से इस कॉलेज को काफी आर्थिक सहयोग दिया है। तनाया कहती है, क्या? गजेंद्र सिंह शेखावत, वो पॉलिटिकल लीडर? हिना कहती है, हाँ, इसीलिए कॉलेज भी इसीलिए कोई भी कॉलेज में सर से लड़ाई झगड़ा नहीं करता। स्टूडेंट्स की तो छोड़ो, प्रोफेसर तक डरते हैं सर से।
राम्या कहती है, हे राम, अब क्या होगा? तनु, अब तो तू गई। तनाया कहती है, जो होगा देखा जाएगा। पर एक बात समझ नहीं आई कि हम सब हमें सॉरी कि सब हमें ऐसे ही क्यों देख रहे हैं, खासकर लड़कियां। हिना कहती है, वो इसलिए क्योंकि सब सर से डरते हैं और तुमने जिस तरह से उनसे बात की अभी तक किसी ने नहीं किया है। लड़कियों का तो पूछो मत। बस हर समय सिर्फ सिर को ताड़ती रहती हैं, उनके आसपास रहने का बहाना ढूंढती हैं। पर सर किसी को कोई भाव नहीं देती, वो तो अपने ही स्वैग में रहते हैं। राम्या कहती है, ये तो है, बंदा हैंडसम बहुत है। मैं तो एक पल को उसे देखती ही रह गई थी। अगर मेरे लेवल का होता तो सोचती भी कुछ। तनाया ने उसके सिर पे चपत लगाते हुए कहा, बस पढ़ाई के सिवा और सब करा लो महारानी से। तुम लोग यही बंदा बंदी की बातें करो, हम तो लाइब्रेरी से होकर आते हैं। राम्या कहती है, देखा ही देखा ही ना, अब इनका काम शुरू हो गया। अब तो भूल ही जाओ कि कोई तनाया नाम की लड़की भी है यहाँ। हिना कहती है, क्यों? राम्या कहती है, क्योंकि मैडम अब घर जाने से पहले लाइब्रेरी से बाहर नहीं आएंगी। तनाया कहती है, नहीं यार, बस एक नोट्स तैयार करना है, हम थोड़ी देर में तुम लोगों को ज्वाइन करेंगे। तनाया लाइब्रेरी की ओर चली जाती है और वो दोनों बातों में लग जाती हैं। राम्या कहती है, मतलब इस कॉलेज में बस उनका ही राज चलता है? हिना कहती है, हाँ, ये कह सकती हो। पर एक सर और हैं, अंकुर रावत। वो इस शहर के सबसे मशहूर वकील के बेटे हैं। अंकुर सर थोड़ी सी बिगड़ैल हैं। उन्हें किसी से भी बात करने की तमीज नहीं है। उनकी निर्भय सर से बिल्कुल नहीं पटती। दोनों समझ लो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। दोनों पिछले साल भी एक दूसरे के खिलाफ कॉलेज प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े थे और शायद इस साल भी हो। राम्या कहती है, अच्छा, दोनों में से जीता कौन था? हिना कहती है, निर्भय सर, क्योंकि उनकी सपोर्ट में ज़्यादा लोग हैं। वो काम अच्छा करते हैं, पर बहुत ही गुस्सैल, जिद्दी और अकड़ू हैं। ज़्यादा किसी को भाव नहीं देते हैं। उनका ग्रुप अलग ही है। वो हर क्षेत्र में अव्वल हैं, चाहे वो खेल हो, पढ़ाई हो, म्यूजिक हो या फिर और कुछ भी। हर साल उनकी वजह से ही हमारा कॉलेज लगभग हर फील्ड में टॉप करता है। राम्या कहती है, यार, काश हमें भी तुम्हारी तरह ये सब पता रहता तो शायद तनु ऐसा कुछ वहाँ नहीं बोलती। वैसे तो वो किसी से पहले लड़ाई झगड़ा स्टार्ट नहीं करती, पर अगर कोई उसे उकसाता है तो उसे छोड़ती भी नहीं है। लेकिन जो भी हो, उसे समझा दूंगी, क्योंकि 3 साल यहाँ रहना भी तो है। हिना कहती है, इधर तनाया लाइब्रेरी से नोटिस कंप्लीट करके बाहर आ रही थी कि तभी कॉरिडोर के पास किसी ने उसका हाथ पकड़ कर खींच लिया। तनाया चिल्लाती। उससे से पहले ही इसकी आंखों के सामने निर्भय खड़ा था। तनाया ने इसकी आंखों में देखा तो उसे अभी तक उनमें गुस्सा नजर आ रहा था। तनाया ने इससे हाथ छुड़ाते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है? हाथ छोड़िए हमारा। निर्भय उसकी ओर गुस्से से बढ़ रहा था। तनाया पीछे की ओर अपने कदम बढ़ाई जा रही थी। पीछे दीवार थी तो तनाया की पीठ दीवार से टिक गई। निर्भय गुस्से में अपने जबड़े को भींचते हुए बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें तमाशा क्रिएट करने का, तो अब होगा यहाँ तमाशा। उससे पहले वो कुछ बोलता, तनाया ने अपने पैरों को मोड़ते हुए घुटनों से जोर से उसकी पीठ में मारा। अचानक से हुई इस वार से वो अनजान था, इसीलिए लड़खड़ा गया और तनाया के हाथों की उसकी पकड़ ढीली हो गई। तनाया ने झट से अपना हाथ छुड़ाया और भाग गई। ये सब अचानक हुआ तो निर्भय को समझने का मौका नहीं मिला। जब तक उसे कुछ समझ आता तब तक तनाया वहां से जा चुकी थी। वो जोर से चिल्लाते हुए एक मुक्का दीवार पर मारता है। तनाया तुरंत कॉरिडोर से भागकर राम्या के पास जाती है। राम्या उसको देखते ही बोलती है, हो गई तुम्हारी पढ़ाई? बड़ी जल्दी आ गई मैडम, तुम्हारा वेट करते करते हिना भी घर चली गई। क्या कर रही थी तुम कब से? तनाया हाँफते हुए कहती है, सॉरी सॉरी, अब चलो जल्दी। और राम्या का हाथ पकड़कर खींच कर ले जाने लगी। राम्या कहती है, अरे इतनी हड़बड़ी क्यों मचा रही हो? अभी तक तो तुम्हें ध्यान नहीं आया था कि घर भी जाना है। तनाया कहती है, बकवास कम करो और चलो पहले। दोनों भी कॉलेज के गेट के बाहर पहुंची। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़के का हाथ पकड़कर कुछ कह रही थी और वो लड़का बार बार उसका हाथ झटक दे रहा था।
तनाया गौर से उस लड़की को देखने लगी। राम्या कहती है, चलो अब लेट नहीं हो रहा है। तनाया कहती है, तुमने इस लड़की का शर्ट देखा? राम्या अपनी गंदी उचकाते हुए बोली, मैं क्यों देखूं? तनाया कहती है, यार इस लड़की की शर्ट सी वही है जिसने मुझे ऑटो में दुपट्टा सही करने के लिए कहा था। राम्या आश्चर्य से बोली, हे भगवान, सबसे पहले तो तुम्हारी पैनी नज़र को सलाम। सही कहती है अम्मा, तुम्हारी नज़र एकदम बाज जैसी तेज है, मतलब हद है। तुम्हें उसकी शर्ट तक याद है। तनाया कहती है, वैसे भी केयर करने वाले कम ही हैं हमारे पास, और जो बिना स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से हमारे लिए कुछ करते हैं, हम उन्हें कभी नहीं भूलते। उस दिन वो लड़का चाहता तो औरों की तरह हमें नज़रअंदाज करके चला जाता, पर बिना किसी रिश्ते की ही उसने कम से कम इतना ख्याल तो रखा। राम्या कहती है, पर ये भी हो सकता हो कि ये वो लड़का ना हो, क्योंकि ऐसी शर्ट तो बहुतों के पास हो सकती है। तनाया कहती है, हो सकता हो, पर हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये लड़का वही है। राम्या कहती है, लग रहा है कॉलेज का ही चेहरा स्कैन कर लो अपनी आंखों से। तनाया उसकी पीठ पे मारते हुए बोली, एक भी मौका मत छोड़ना मुझे चिढ़ाने का। राम्या कहती है, लो कर लो बात। इसमें चिढ़ाने की बात कहाँ से आ गई? मैं तो बस इसलिए बोल रही थी ताकि तुम उसे बाद में थैंक यू बोल सको। तभी तनाया को निर्भय बाहर गेट की ओर आता दिखाई देता है, तो वो तुरंत ही राम्या का हाथ पकड़कर वहां से भागती है। निर्भय की कार को देखकर उन दोनों में से लड़की उस लड़के का हाथ छोड़कर पीछे छुप जाती है और वो लड़का वहां से चला जाता है। तनाया आलय में पहुंची तो पीहू ने उसे कसकर गले लगा लिया। पीहू ने नाराज होते हुए कहा, तानीदी कहाँ थी आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। तनाया ने उसका माथा चूमते हुए कहा, लुल्लु मेरा बच्चा, तानीदी पढ़ने गई थी, पर अब वो आपके पास आ गई हैं। हमने आपका वो कलर पैलेट ला दिया है, अब जितना मन करे उतनी पेंटिंग बनाना। तनाया ने उसे बैग में से कलर बॉक्स निकालते हुए दिया तो वो खुशी से चहकने लगी। पीहू ने इसके गाल पे किस करते हुए कहा, थैंक यू तानी दी, अब मैं उस रूही को दिखा दूंगी कि मैं भी अच्छी पेंटिंग बनाती हूँ। तनाया ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं बेटू, गलत बात, ऐसे नहीं कहते। आप दूसरों से नहीं खुद से कंपटीशन करो। ये देखो कि आपने जो कल बनाया था उससे बेटर आज बनाया नहीं, समझी? पीहू कहती है, पर वो मुझे चिढ़ाती है। तनाया कहती है, हमने आपको वो गुड गर्ल और बैड गर्ल वाली कहानी सुनाई थी ना, उसमें बैड गर्ल को उसके काम के लिए पनिशमेंट मिलती है ना, आप तो हमारी गुड गर्ल हैं। पीहू उछलते हुए कहती है, यस तानी दी, अब मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। तनाया कहती है, गुड, अब जाओ आप अपनी पेंटिंग पूरी कर लो। पीहू दौड़ती हुई वहां से चली जाती है और तनाया ट्यूशन के लिए निकल जाती है। निर्भय अपने कमरे में जाने लगा, तभी उसे अपने पापा की आवाज़ सुनाई दी। गजेंद्र जी कहते हैं, निर्भय यहाँ आओ। निर्भय उनके सामने से झुकाकर खड़ा हो गया। गजेंद्र जी कहते हैं, कितनी बार तुमसे कहा है कि चुनाव के समय कॉलेज में कोई भी उटपटांग हरकत मत किया करो, जानती हो ना कि छात्र संघ चुनाव तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। इसी के सहारे तुम्हें राजनीति में पैर जमाने में आसानी होगी। निर्भय कहता है, जी पापा। गजेंद्र जी कहते हैं, ये जी पापा से सिर्फ काम नहीं चलेगा। कितनी बार तुमसे यही बातें कही हैं, पर तुम हर बार एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती हो। कभी प्रोफेसर से झगड़ा कर लोगी, कभी किसी बच्चे को मार दोगी। हालत तो ये हो गई है कि प्रोफेसर भी तुम्हारे बारे में बताने से कतराते हैं कि कहीं अगले दिन तुम उनकी ही क्लास ना ले लो। एक बात कान खोल कर सुन लो और दिमाग में बिठा लो कि अगर तुम्हारा पॉलिटिकल करियर किसी भी वजह से खराब हुआ तो उसी के साथ तुम इस घर से भी दफा हो जाना। मैं दुनिया भर की जिल्लत नहीं सह सकता। एक ने तो अलग ही राह चुन ली, अब तुम्हारा भी देखेंगे। कल तुम जाकर उस लड़की से सबसे पहले माफी मांगोगी, सबके सामने माफी मांगोगी। निर्भय ने तुरंत अपना सिर उठाकर कहा, पापा, मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा। गजेंद्र सिंह चिल्लाकर बोलते हैं, निर्भय, तुम्हारी हाँ या ना जानने के लिए नहीं पूछा है, तुमसे कह रहा हूँ कि कल तुम उस लड़की से जाकर माफी मांगोगी, और ये मेरा ऑर्डर है तुम्हें। और अगर कल ऐसा कुछ नहीं हुआ तो इस घर में आने की जरूरत नहीं है। निर्भय अपने रूम में आ गया और सारी चीजें उठाकर इधर उधर फेंकने लगा। एक कांच का टुकड़ा उसके हाथ में लग जाता है। एक नौकर आकर उसे रोकता है,
छोटे बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? निर्भय गुस्से में ही चिल्लाता है। हट जाओ दीन यहाँ से। इनको बस अपने पॉलिटिकल कैरियर के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। भाई को तो ऐसे ही इतना ताना दे दे कर निकाल दिया कि बेचारे को एक ही शहर में रहते हुए अलग घर में रहना पड़ रहा है। वो दिन भी दूर नहीं जब मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा, फिर रहे इतने बड़े घर में अकेली अपने राजनीति के साथ। दीन कहता है, छोटे बाबा आप ये क्या बोल रहे हैं? बड़े साहब भी गुस्से में हैं, इसीलिए उन्होंने ये सब बोल दिया। ये तो उनका दिल ही जानता है कि भले ही बड़े बाबा उनसे अलग रह रहे हैं, पर एक भी पल ऐसा नहीं जब वो उन्हें याद न करते हों। निर्भय वही उदास सा बिट का टेक टेक लगाकर नीचे बैठ जाता है। क्या फायदा दीन ऐसे याद करने से? किसी भी त्योहार पर एक भी बार उनसे मिलने नहीं जाती। पहले उनका जन्मदिन कितना धूमधाम से मनाती थी, अब तो उन्हें फ़ोन भी नहीं करती। उस दिन कितने प्यार से हम लोग भाभी माँ को इस घर में लेकर आए थे, पर उन्होंने उनका भी लिहाज नहीं किया और यहाँ तक उनको भी यहाँ आने से मना कर दिया है। दीन उसके पास आकर बैठ जाता है और उसके हाथ के घाव को साफ करते हुए कहता है, जानता हूँ थोड़े कठोर हैं बड़े साहब, पर वो बस आप सबका भला चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप लोग इतने काबिल बने कि आप सब अपने नाम से काबिलियत पाएं, ना कि उनकी। आप इतना गुस्सा करते हैं, इस कारण वो आपको लेकर थोड़ा चिंतित रहते हैं। निर्भय गुस्से में बोला, तुम तो उनकी तरफदारी करोगी ही, उनके चमचेज हो। तुम्हार मुझसे तुम्हारा कोई नाता थोड़ी है। बस दिन भर बड़े साहब करके उनके पीछे लगे रहते हो। जाओ यहाँ से अपने साहब के पास, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। दीन कहता है, सही कहा आपने, मैं उनका चमचा ही हूँ। आप जब 1 साल के थे तब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। बड़े साहब ने आपकी जिम्मेदारी मुझे दी थी। आपको बड़े होते हुए देखा है, आपकी हर आदत से वाकिफ हूँ। पर छोटे बाबा, जब आप कभी कभी गुस्सा करते हो ना, तो मैं भी डर जाता हूँ। आज ये गुस्सा बड़े साहब के लिए नहीं है, इतना तो मैं जान गया हूँ। ये गुस्सा आपको उस लड़की की वजह से आ रहा है जिसने जाने अनजाने में आपके अहम को चोट पहुंचाई है। निर्भय चिल्ला कर बोला, नाम मत लो उस लड़की का, उसका तो मैं वो हश्र करूंगा कि वो भूलेगी नहीं। पापा को एक बार भी नहीं लगा कि निर्भय उनका बेटा उस 2 टके की लड़की से माफी मांगेगा। उन्होंने ये सोच भी कैसे लिया? अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी दांव पर लगा रहे हैं। मैं नहीं मानूंगा उससे मैं नहीं मांगूंगा उससे माफी। मैंने किया ही क्या था? वही मुझसे जबान लड़ा रही थी, तभी एक आवाज उसके रूम में आती है, बेटा तुम ठीक तो हो? निर्भय एक नजर देखता है, फिर नीचे सिर करके कहता है, माँ अगर आप पापा का संदेशा लेकर आई हैं तो इसी वक्त चली जाइए, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। चंदा निर्भय की माँ कहती है, पर बेटा मेरी बात। वो उसके पास आते हुए बोली। निर्भय चिल्लाता है, नहीं सुनना है किसी की बात, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। चंदा जी कहती हैं, पर बेटा तुम्हारी चोट। निर्भय कहता है, ठीक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं लगी है। दीन कहता है, चलिए बड़ी मालकिन, अभी छोटे बाबा को थोड़ी आराम की ज़रूरत है, अभी वो आपकी बात नहीं सुनेंगी। दोनों जैसे ही कमरे से निकली, निर्भय ने रिमोट से दरवाज़ा बंद कर दिया। वो उठा और बाईं तरफ का कबर्ड खोल गए, उसमें शराब की एक बोतल निकाल ली और अपने रूम से ही अटैच बालकनी में खड़ा होकर पीने लगा। थोड़ी देर बाद जब वो आकर अपने बेड पे लेटा तो उसने देखा फोन पर शुभम का वॉइस मेल था। भाई आ रही होगी, जानता हूँ नहीं होगी, कॉल की तुम उठा नहीं रहे हो। अंकल ने ज़्यादा सुना दिया क्या? प्लीज़ जब थोड़ा पीकर मूड सही होगा तो मुझे कॉल कर लेना। निर्भय अपने में ही बढ़ रहा, साला घर वालों को कोई फिक्र ही नहीं है और बाहर वाले इतनी अच्छी से मुझे समझते हैं। निर्भय ने उसे मैसेज कर दिया, थोड़ी देर में अपने अड्डे पे मिलूं। थोड़ी देर बाद शुभम उसके बताए अड्डे पे मौजूद था। कुछ ही समय बाद उसे निर्भय कार से आता हुआ दिखाई दिया। शुभम ने उससे कार से उतरते ही पूछा, क्या बात है भाई, अंकल ने कुछ ज़्यादा ही सुना दिया आज? बड़े दिन बाद आज इस अड्डे पे आए हो? निर्भय हंसते हुए बोला, सुनाया नहीं, पूरी इज्जत उतार दी। पता है उन्होंने मुझे उस मिस सोन पापड़ी से माफी मांगने के लिए कहा है। शुभम हैरान होते हुए बोला, क्या? निर्भय कहता है, हाँ यही इज्जत है मेरी,
उस सावित्री निवास में। उनमें अच्छी उनसे अच्छी तो तुम और दीन हो, कम से कम मुझे समझते तो हो। पर साला मेरा रावण बाप मुझे कुछ समझता ही नहीं है। उनके लिए बस उनका पॉलिटिकल करियर ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शुभम कहता है, चलो छोड़ो ये सब बातें, यहाँ हम रिलैक्स करने आते हैं, ना कि पिछली बातों को याद करने। चलो मैं 2 पैक बनाता हूँ। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे, तभी निर्भय को कुछ दूर से तनाया आती हुई दिखाई दी और उसकी लाल आंखें बड़ी हो गई। निर्भय को तनाया कुछ दूरी पे आती दिखाई दी तो उसने शुभम से पूछा, यार ये देखो, सोन पापड़ी खुद ही मेरे पास चलकर आ रही है। अब तो इसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। शुभम ने देखा तो सच में तनाया उसी रास्ते से पैदल जा रही थी। उसे पता था कि अगर वो अभी निर्भय को नहीं रोकेगा तो वो कुछ उल्टा पुल्टा जरूर कर देगा, क्योंकि वो उसके गुस्से से वाकिफ था। उसने निर्भय को झुठलाते हुए कहा, कहा यार, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रही। तुमने इतनी पी रखी है, इसीलिए वो तुम्हें दिख रही है। निर्भय खड़ा होते हुए बोला, नहीं, मुझे चढ़ी नहीं है। तुम अच्छी से जानते हो मुझे शराब उतनी भी नहीं चढ़ती कि मुझे होश ही ना रहे तो मेरे आसपास कि मुझे होश ही ना रहे कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। शुभम ने उसके पास आकर कहा, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। सच में वो नहीं है, कोई दूसरी लड़की है। इस वक्त तो लड़की तुम्हारे दिमाग में चढ़ी है, इसीलिए हर जगह तुम्हें वही दिख रही है। माया ने आते हुए दोनों पर एक नजर डाली और चली गई। निर्भय चिल्लाया, मैंने कहा ना वही है, देखो कैसे घूर कर गई है। सुबह ने इसके कंधे पे अपना हाथ रखा और बोला, कूल डाउन भाई, हम लोग कॉलेज चलेंगे ना, तो तुम्हें उस लड़की से जो भी बोलना है बोल देना। अभी क्यों अपना सिर दर्द करा रहे हो। उसकी वजह से निर्भय को अपने पापा की बात याद आ गई तो वो फिर चिल्लाया, कल मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगा। शुभम कहता है, ठीक है, जो तुम्हारा मन हो वो कहना, अब घर चलो, रात काफ़ी हो चुकी है। निर्भय कहता है, सॉरी। निर्भय अपना सिर हिलाकर बोलता है, वो नीहू को कॉल कर दी कि आने पे गेट खोल देगी, वरना दादी तो मुझे ऐसी हालत में अपनी सावित्री निवास में घुसने ही नहीं देंगी। शुभम कहता है, ठीक है, चलो मैं चलो मैं घर तक चल रहा हूँ, बाहर से ही तुझे छोड़ कर चला जाऊंगा। निर्भय कहता है, दोनों सावित्री निवास के बाहर खड़े थे। नीहू यानी कि निहारिका सिंह, शेखावत निर्भय की छोटी बहन, गेट पे खड़ी थी। निहारिका और निर्भय की छुटाई बड़ाई में बस 1 डेढ़ साल का अंतर है। दोनों झगड़ा भी खूब करते हैं और एक दूसरे को मानते भी बहुत हैं। जब भी निर्भय लेट नाइट पार्टीज करके घर आता तो उसे उसके कमरे तक ले जाने की जिम्मेदारी निहारिका की रहती और बदले में निर्भय उसे शॉपिंग करा देता है। वो भी उसी कॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। सुबह उसे वहीं छोड़कर अपने घर चला गया। नीमू ने निर्भय को चोरी से उसके कमरे तक पहुंचा लिया। नीमू कहती है, भाई आपने ड्रिंक की है। निर्भय कहता है, इसीलिए ही तो तुझे बुलाया था। नीहू कहती है, आपको पता नहीं कैसे मैंने दादी को उनके रूम में ले जाकर सुलाया है। कब से यही कह रही थी, लल्ला नहीं आया, कहाँ गया। निर्भय कहता है, अच्छा, जाऊँ इसी हालत में मिल आऊँ क्या। नीहू कहती है, घर से निकलने का शौक है तो बेशक जाओ, हाँ पर जाते हुए अपना बोरिया बिस्तर समेट लेना। निर्भय कहता है, तुम बहन हो कि चुड़ैल। नीहू ने आंखें दिखाते हुए कहा, अच्छा, अब आप कॉल करना मुझे, मैं नहीं आ रही आपकी मदद करने। निर्भय कहता है, हाँ तो मैं भी तुझे शॉपिंग नहीं कराऊंगा, रोज जो नया नया ड्रेस पहन कर जाती हो ना, अब देखता हूँ कि कैसे जाओगी। नीमू कहती है, दादी को उठा दूँ क्या। निर्भय उसका बाल खींचते हुए कहता है, जाओ, जिसे कहना है कह दो, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, निर्भय नाम है मेरा। नीमू कहती है, बहुत दरबदलू हैं आप भाई। निर्भय कहता है, चल निकल यहाँ से। उसने निहारिका को रूम से बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह जब निर्भय नीचे आया तो उसकी दादी ने उसे टोका। सावित्री जी कहती हैं, कहाँ थे लल्ला तुम कल। निर्भय कहता है, दादी, पहले पहले जो आप काम कर रही हैं वो करिए। सावित्री जी कहती हैं, बहुत टालने लगे हो आजकल, कहीं निर्मल की हवा तो नहीं लग रही है। उन्होंने माला जपते हुए कहा। निर्भय गंभीर होकर बोला, उनकी हवा लगती तो अब तक मैं भी यहाँ से चला गया होता। सावित्री जी कहती हैं, ये कैसी बातें कर रहा है लल्ला। निर्भय कहता है, शुरुआत तो आपने ही की। वो आई विंग कहते हुए कॉलेज के लिए निकल गया। सावित्री जी
75 साल की हैं अधिकतर। पूजा पाठ में इनका समय व्यतीत होता है, पर मोह माया में भी लिप्त हैं। अंधविश्वासी हैं, जिद्दी हैं। अक्सर उनका कहा घर में होता है। पति के जाने के बाद पूरी संपत्ति इनकी ही नाम है। तनाया और राम्या आज देर से कॉलेज आई थी। शास्त्री सर की क्लास चल रही थी। तनाया ने क्लास में जाने से बेहतर लाइब्रेरी में जाना ही सही समझा, क्योंकि शास्त्री सर की क्लास में लेट होना मतलब कि पूरे दिन पनिशमेंट के तौर पर बाहर खड़ी होना। राम्या भी उसके साथ लाइब्रेरी में ही बैठ गई। थोड़ी देर बाद हिना भी उन दोनों के पास आ गई। हिना कहती है, यार तुम लोगों को नोटिस मिला? राम्या कहती है, किस चीज़ का? हिना कहती है, यही कि अगले महीने फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइज की जाएगी। जो कोई भी इंटरेस्टेड है सिंगिंग, डांसिंग या किसी और एक्टिविटी में, वो अपना नाम दे सकता है। राम्या कहती है, अच्छा ऐसा है, तनु तुम अपना नाम दे दो ना डांसिंग में। तनाया कहती है, हमें इन सब से दूर ही रखो, तुझे देना है तो दे दे। राम्या कहती है, अगर थोड़ी सी भी अच्छी होती ना तो जरूर देती। थोड़ा टाइम अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ को भी देना चाहिए। हर समय तुम बस किताबों में ही घुसी रहती हो। तनाया कहती है, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है किसी चीज़ में भी पार्ट लेने का। राम्या कहती है, इसको छोड़ ही ना, तुम बताओ तुमने किसी में पार्ट लिया है या नहीं? हिना कहती है, वो मैंने अपना नाम तो लिखवाया है मिमिक्री के लिए, पर सीनियर्स पहले देखेंगी फिर अप्रूवल करेंगी। राम्या कहती है, ऐसा भी कुछ है क्या? हिना कहती है, वो दोनों बातें कर रही थी कि तभी लाइब्रेरियन ने दोनों को डांटा तो दोनों तनाया को वहीं छोड़कर ग्राउंड में चली गई। तनाया वहीं शांति से बैठ कर पढ़ने लगी। निर्भय अपने ग्रुप के साथ कैंटीन में बैठा था। सरवी कहती है, जैन तुम्हारे पास फ्रेशर की लिस्ट है ना? जैन कहता है, है तो, पर अभी सबके नाम नहीं लिखे हुए हैं। सरवी कहती है, अच्छा कोई ना, तुम मुझे दे दो और लोगों के नाम ऐड कर दूंगी। निर्भय को इन सब बातों से कोई मतलब ही नहीं था। वो अपने फोन में कुछ देख रहा था। रिया ने निर्भय को देखते हुए कहा, अरे ब्रो, क्या हुआ? निर्भय ने अपना सिर उठाकर कहा, कुछ नहीं। रोहित कहता है, क्या हुआ ब्रो? उस अपने वाली का आज फिर से चेहरा नहीं देख पाए क्या? और हंसते हुए रिया को हाई हाई दिया। शुभम को पता था कि कल की वजह से निर्भय का मूड खराब है। शुभम के अलावा और किसी को ये सब पता नहीं था। शुभम ने बात बदलते हुए कहा, अरे यार चलो सब अब क्लास में। रोहित कहता है, चल रहे हैं यार, पर ये सोच कि कोई किसी से बिना चेहरा देखे कैसे प्यार कर सकता है। निर्भय कहता है, अच्छा बेटा, अगर प्यार चेहरा देख कर हो ना, तब तो तू सारी जिंदगी सिंगल ही रहने वाला है। उसकी बात सुनकर सब ठहाका लगा कर हंस दिए। वहीं कुछ दूरी पर अंकुर अपने ग्रुप के साथ बैठा था, जिसमें नीरज और सुमित थे। अंकुर कहता है, बड़े हंसी ठहाके लग रहे हैं वहां पर। सुमित कहता है, दिख रहा है। अंकुर कहता है, खबर मिली है कि किसी लड़की से झगड़ा हो गया है, जरा पता करो वो लड़की कौन है जिसने इससे पंगा लिया था। नीरज कहता है, जो भी कहो, लगता है कि किसी बड़े घर की लड़की है, वरना उस निर्भय के आगे तो किसी का मुंह भी नहीं खुलता, और उस लड़की ने तो उसकी वोट लगा दी। अंकुर कहता है, इसीलिए तो कह रहा हूँ उस लड़की का पता करो, जल्दी से जल्दी हम उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे। सुमित कहता है, पर उससे क्या होगा? अंकुर कहता है, बहुत कुछ होगा। इस बार यही लड़की मुझे छात्र संघ चुनाव जितवाएगी। नीरज कहता है, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जिसने निर्भय को घास नहीं डाली वो तुम्हें क्यों डालेगी? अंकुर कहता है, वो सब बस तुम देखते जाओ, उसके लिए हमें उससे दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी। नीरज कहता है, ठीक है, पता करता हूँ। अंकुर निर्भय के ग्रुप की तरफ देखते हुए बोला, द गेम स्टार्ट नाउ मिस्टर शेखावत। वो तेजी से हंस पड़ा। तनाया क्लास करने के लिए लाइब्रेरी से निकली तो नीरज उसके सामने आ खड़ा हुआ। नीरज ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो। तनाया ने इसे देखकर अजीब सा एक्सप्रेशन बनाया और कहा, सॉरी, आई डोंट नो यू। नीरज कहता है, एक्चुअली आई एम सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स इन दिस कॉलेज। तनाया कहती है, ओह, सो हाई सो हाउ कैन आई हेल्प यू? नीरज कहता है, हैव यू गिवन योर नेम फॉर फ्रेशर पार्टी?
तनाया कहती है सॉरी, आई एम द इंटरेस्टेड। नीरज कहता है ओके, नो प्रॉब्लम, सी यू सून। नीरज मन में बोला, अंकुर इसे जितना आसान समझ रहा है उतनी ये है नहीं। जब तक वो अपनी सोच से बाहर आता तब तक तनाया वहां से क्लास में चली गई थी। नीरज बड़बड़ाया, क्या लड़की है यार, सीधे मुंह बात भी नहीं की। उसके बाद वो अंकुर के पास बताने चला गया। तनाया पानी पीने के लिए बोतल वाटर कूलर के पास आई, तभी किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। तनाया पीछे मुड़ी तो एक लड़की खड़ी थी। तनाया कहती है यस। लड़की ने कहा, शास्त्री सर ने तुम्हें बुलवाया है। तनाया कहती है क्यों? लड़की कहती है पता नहीं, थर्ड फ्लोर, रूम नंबर 64। तनाया कहती है ओके, हम जाते टाइम उनसे मिलकर जाएंगे। लड़की कहती है नो वे, उन्होंने एजेंट बुलाया है। मैं तो तुम्हें क्लास से बुलाने आ रही थी, पर तुम यहीं दिख गई। तनाया ने मन में सोचा, हमें क्यों बुलाया है? अभी तो एक हफ्ते भी नहीं हुआ हमें यहाँ। शायद आज उनकी क्लास नहीं की, इसीलिए बुला रहे होंगे। तनाया सीढ़ियों से रूम में पहुंचती है। अंधेरा रहता है तो वो आवाज लगाती है, शास्त्री सर, शास्त्री सर। कोई आवाज नहीं आती तो रूम के अंदर जाती है। तभी किसी ने रूम का दरवाजा बंद कर दिया। वो तुरंत पीछे मुड़ी। तब तक दरवाजा बंद हो चुका था। वो जोर से चिल्लाई, कौन है सामने? सामने आओ। उसकी आवाज कांप रही थी। वो फिर चिल्लाई, हमने कहा जो भी है सामने आओ। पूरे रूम में अंधेरा था। उसे अब डर लग रहा था। वो तुरंत दौड़कर दरवाजे के पास जाती है। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। अंधेरे में उस लड़की का चेहरा सॉरी अंधेरे में उस आदमी का चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था। तनाया ने दूसरे हाथ से एक जोर का मुक्का उसके मुंह पर मारा और तुरंत ही अपने को छुड़ाकर बाहर भागी। वो हाँफ रही थी। बाहर निकलते ही सबसे पहले उसने दरवाजा बंद कर दिया। वो आदमी उसी रूम में बंद हो गया। वो भागते हुए नीचे जा रही थी, तभी वो अंकुर से टकरा गई। दोस्तों, इस कहानी के चैप्टर का एंड यहीं पे कहती हूँ। आप लोगों को कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग कहानी में इंटरेस्टेड हैं। जिस तरह से आप लोगों ने सुविवाह कहानी को अपना प्रेम दिया, उसी तरह से इस कहानी को भी ज़रूर पढ़िएगा। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे तो अच्छी लग रही है। अब आप लोगों की बारी है कि आप लोगों को कहानी अच्छी लगी कि नहीं, कमेंट करके बताने की। चलिए मिलती हूँ आप लोगों के कमेंट के अनुसार, लाइक्स के अनुसार।